हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और अभी तक मतलब 2016-17 से लेकर अभी तक उसमें इंडियन जीके या नेशनल जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके पीवाईक्यू से रिलेटेड सीरीज़ है। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है आपकी सीरीज़ का। अगर सीरीज़ सही चलती है और आपको पढ़ना है भाई इस सीरीज़ से, तो मैं कंटिन्यू रखूँगी इसको। अदरवाइज़ फिर आपकी जो साइंस की सीरीज चली हुई है या हरियाणा जीके की है, और आज इंग्लिश की भी स्टार्ट की है। एबल प्राइज़ किससे संबंधित है? एबल प्राइज़ ये गणित का है, ये नॉर्वे में दिया जाता है। गणित का जो मैथमेटिशियन या गणितज्ञ जो होता है उसको दिया जाता है एबल प्राइज़। अगर बात करें 2023 का जो एबल प्राइज़ है वो किसे मिला है, तो ये मिला है लुईस कैफरली को। ध्यान रखिएगा, लुईस कैफरली जो हैं इनको 2023 का क्या मिला है? एबल प्राइज़ मिला है। और एबल प्राइज़ किससे संबंधित है? मैथ से, गणित से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन की। आशा योजना किनसे संबंधित है? आशा जो योजना है ये आपकी जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं हैं, जो आंगनवाड़ी की वर्कर हैं या जो सोशल जो कार्यकर्ता होती हैं समाज के लिए, जो सोशल वर्कर जो होती हैं, हेल्थ वर्कर, उनसे रिलेटेड है आशा योजना। मनरेगा मजदूरी, ये आपको पता है मनरेगा एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पे लगाई गई है और इसमें आपको मतलब ये टारगेट होता है कि 30 दिन तक आपको काम मिलेगा। हरियाणा जो सरकार है वो पहली ऐसा स्टेट है हरियाणा जो सबसे ज़्यादा मजदूरी देता है अपने मनरेगा मजदूरों को। 357 रुपये मजदूरी देता है और सबसे कम जो मजदूरी मिलती है वो आपकी राजस्थान सरकार देती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? मतलब आपको ये इतिहास का क्वेश्चन है आपका। जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको क्विट मूवमेंट, इसको इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। और ऑल इंडिया कांग्रेस जो कमेटी थी वो मुंबई में बैठी थी और महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। उस समय पर हमारे जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड लिन लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। आपको अलग अलग याद रखना है। मेरे पास गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो थे, मतलब क्रम वाइज कैसे कैसे थे, उसका पीडीएफ है मेरे पास पूरा। अगर आपको कराना होगा तो मैं फिर वो करा दूंगी। किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मतलब जो ये शेयर करते हैं, शेयर बाजार जो होते हैं, इनके जो धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कौन? पूर्वाधिकार, ऋणपत्र धारक या समतांश धारक। जो तो क्षमता जो अंश धारक होते हैं वही कंपनी के वास्तविक क्या होते हैं? ऑनर होते हैं या स्वामी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जो सागर है वो भूमध्य सागर है, मतलब लॉक्ड है पूरा? तो अरल जो सागर है वो क्या है हमारा? ये भूमध्य सागर है, बाकी नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, अरल सागर है क्या। अरल सागर ये मध्य एशिया में स्थित एक झील टाइप का है और ये थोड़ा बड़ा आकार का है तो इसको सागर बोला जाता है। ठीक है, बाकी इसका जो मतलब अगर इसमें टापू की बात करें तो इतने के आसपास टापू थे। ये थोड़ा बड़े आकार का है, बस इसीलिए क्या है कि भाई इसको सागर बोला गया है। अदरवाइज़ ये आपका झील टाइप का है। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सूखने भी पड़ गया है ये, और ये धीरे धीरे मतलब अपनी विलुप्त स्थिति में आने के उस पर है, कगार पर। तो ये आपका मध्य एशिया में है और ये लवणीय है, मतलब यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है, नमक भी है इसमें। तो आप कह सकते हैं ये भूमध्य सागर है और ये लॉक्ड है पूरा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवद गीता को। ऑब्वियसली भगवद गीता जो है, जो हमारी हिंदू कम्युनिटी की, हिंदू समुदाय की, कुरान जो है ये आपके मुस्लिम समुदाय की है। भगवद गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है और इसी को महात्मा गांधी ने अपनी माता कहा था, मतलब माँ कहा था। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो आप सभी को पता है कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने किसके साथ मतलब युद्ध किया था और किसको पराजित किया था? तो ये आएगा पुलकेशिन सेकंड। ठीक है जी।
ये यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे होगा पुलकेशिन द्वितीय। देखो हर्षवर्धन जो है उसका हमारा हरियाणा जीके में भी काफ़ी ज़िक्र हुआ है, और बाणभट्ट इसके दरबारी कवि थे, कादम्बरी इनके द्वारा लिखी गई रचना थी। तो हर्षवर्धन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हर्षवर्धन भारत के जो मतलब लास्ट के जो एम्परर थे उनमें से एक ग्रेट किंग के रूप में हमारे सामने आए थे, और बाकी 6वीं शताब्दी तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले जब गुप्त वंश का जो मतलब एंड हो गया था, तब यहाँ पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में ये क्या हो गए थे, राजा बन गए थे, और इन्होंने हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। और जो यहाँ पर भाई इनके जो पिताजी का नाम था वो प्रभाकर वर्धन है, वो सभी को पता है। माँ का जो नाम था वो यशोमती है। तो आप ध्यान रखिएगा। और हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका जो टाइम पीरियड रहा वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा था। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? अगर राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश लागू करता है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने तक लागू रहता है। उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन सबसे पहले 6 महीने तक के लिए ही लगाया जाता है। किस वृक्ष से तारपीन का जो तेल है वो प्राप्त होता है? तो चीड़ का जो वृक्ष है उसे तारपीन का तेल क्या होता है, निकाला जाता है। पृथ्वी के किस भाग पर ग्रेविटेशन का मान सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है आपका ग्रेविटेशन का जो मान होगा वो होगा ध्रुवों पर। तो आपको पता होना चाहिए जो ग्रेविटेशन जो लो होता है वो पोल पर सबसे ज़्यादा होता है, और जो सबसे निम्नतम होगा ना भाई वो होगा आपके पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 17 में ये लिखा है। अनटचेबिलिटी मतलब ये छुआछूत या अस्पृश्यता, इसका उन्मूलन किया गया है, इसका आचरण वर्जित है, और ये व्यवहार करना मतलब किसी को छोटी जाति का समझना या फिर किसी के साथ भेदभाव करना, ये सभी जो हैं ये आर्टिकल नंबर 17 में लिखे हुए हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ऑब्वियसली ये हमारा अपर हाउस है, लोकसभा हमारा लोअर हाउस है। हमारे जो 3 अंग होते हैं संसद के, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लोकसभा होता है आपका 5 साल का, और राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता, उसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य मतलब हर 6 वर्ष के बाद क्या होते हैं, फिर से रीअपॉइंट होते हैं, और लेकिन अलग होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है वही हो। और कार्यकाल वैसे 6 वर्ष का होता है। इनका जो हेड होता है, जो पदेन अधिकारी होता है, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ हैं, जिन्होंने मार्गरेट अल्वा को क्या किया था, हराकर वो बैठे थे, या वाइस प्रेसिडेंट का उन्होंने चुनाव जीता था। दूसरी चीज़ जो हमारे इसमें वो होती हैं सीटें जो होती हैं वो ये होती हैं 245, और इसमें जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट भी होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसकी जो एज होती है वो 30 साल की होती है, इसका मतलब सदस्य के लिए। लोकसभा की आपकी 25 साल की होती है। तो राज्यसभा से कुछ कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं समानता और स्वतंत्रता। ये विरोधात्मक हैं। ये प्रस्ताव या ये विचार किसने दिया था? तो ये कहा था हमारे अरस्तु ने कि समानता और स्वतंत्रता ये दोनों विरोधात्मक हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपको पता है जो हमारा 73वां संशोधन है वो है हमारा पंचायत से रिलेटेड। जो हमारा 74वां जो ये संशोधन है, अमेंडमेंट है, ये है हमारा नगर पालिका से रिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा संविधान का जो संशोधन ये आपका क्या है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज का अगर गठन पूछे तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 1992 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है तो 243 से 243O तक इसमें प्रावधान शामिल है, और इस अधिनियम के द्वारा जो हमारी नई 11वीं अनुसूची है वो भी शामिल की गई थी। और जो हमारा ये है भाई ये 73वां संशोधन, इसके पंचायतों के 29 जो हमारे क्या है कार्यकाल
तर्कात्मक जो शैली हैं वो इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखिएगा। 73वां जो संशोधन है वो आपका पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। एक चीज़ और कि इसके तीनों ही जो सत्र हैं, जो कि बलवंत राय मेहता समिति भी आई, अशोक मेहता समिति भी आई, तो काफ़ी सारी समितियाँ आई, कहीं पर 3 स्तर हैं, कहीं पर 2 स्तर हैं, कहीं पर 4 स्तर हैं, 4 लेवल है। तो हमारा जो है ये 3 स्तर वाला जो है, इस पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है, इन इन कैटेगरीज़ की जो भी फीमेल हैं उनके लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है इसमें, ठीक है। और अगर आगे मैं यहाँ पे 74 की अगर आप बात करें तो जो 74 है वो हमारा नगर शहरी प्रशासन से रिलेटेड है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ की ये जो संशोधन है 73 और 74, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है, डिसेंट्रलाइजेशन है। राष्ट्रपति भवन का जो डिज़ाइन है वो बनाया था एडविन ल्यूटियंस ने, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होती है, तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा आर्टिकल 372 है, जो आर्टिकल 372 है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मतलब एमरजेंसी जो होती है वो लगाई जाती है। और जो अगर आपका आर्टिकल 356 है, इसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि भाई जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अनेबल है कोई फंक्शन करने के लिए, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है उस स्टेट मशीनरी को। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 359 जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड, तो ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वो सस्पेंड कर सकते हैं या राइट टू मूव कर सकते हैं किसी भी कोर्ट, या उसके फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। आप सभी को पता है कि हमारे जो DPSP है वो ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारी एक तो स्वतंत्रता, दैहिक ये अधिकार छोड़कर बाकी 19 को छोड़कर हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो हो सकते हैं निलंबित। और जो आपका ये है लास्ट वाला जो 360 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, तो जो 360 आर्टिकल है वो हमें रिलेट करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, कि जो वित्तीय संकट जो होता है उससे रिलेटेड, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम जो रेलवे लाइन है वो किसने यहाँ पर बिछाई थी, तो आप सभी को पता है कि इंडिया में जो सबसे पहले जो रेल जो सिस्टम था वो सबसे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया था। और 1853 में यहाँ पर क्या कराया गया था, रेलवे लाइन बिछा दी गई थी। उससे पहले जो हमारा जो फर्स्ट रेलवे का जो प्रपोज़ल आया था इंडिया के लिए, वो मद्रास में 1832 में आया था। और इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन जो थी वो रेड हिल रेल रोड नाम से बनी थी। तो बाकी व्हेन डिड द फर्स्ट मतलब ये कब स्टार्ट की गई, तो ये 1853 में, मतलब व्हेन डिड फर्स्ट रेल स्टार्ट इन इंडिया, तो ये याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले यहाँ पर चलाई गई। और ये कहाँ से कहाँ तक चली, फर्स्ट जो पैसेंजर ट्रेन थी हमारी, ये बोरी बंदर मतलब बॉम्बे से ठाणे के बीच कह सकते हैं, और डिस्टेंस रहा था आपका 34 किलोमीटर का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और धीरे धीरे हो जाएगा ये भी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा गाइस। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आई विल कंटिन्यू इट, अदरवाइज़ फिर आप मतलब अगर हरियाणा जीके पढ़ ही रहे हैं तो फिर इंडियन जीके पढ़ ही रहे हैं, तो फिर अगर आपको सीरीज़ नहीं देखनी होगी तो फिर मैं इसकी जगह कुछ और अल्टरनेट स्टार्ट कर दूँगी। तो ये इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको बताती चलूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।